तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स की। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो आप माने या ना माने हमारे चारों तरफ की दुनिया को चला रही हैं। आज हम इसी अदृश्य दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। कभी ऐसा हुआ है, एक सर्द सूखा दिन हो और आप अपना स्वेटर उतारें और अचानक से वो चटकने की आवाज आती है, एक हल्की सी चिंगारी भी दिखती है। अरे हम सब ने ये महसूस किया है कि नहीं? या फिर ये वाला सोचिए, आप कार से उतर रहे हैं और जैसे ही दरवाजे का हैंडल छूते हैं, एक छोटा सा तीखा सा करंट लगता है, वही हल्का सा झटका। तो ये जो छोटे मोटे झटके लगते हैं, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये असल में इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, हमारे शरीर पर जमा हो जाते हैं और फिर अचानक से निकल जाते हैं। और पता है, इन सब घटनाओं के पीछे साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। रुके हुए मतलब स्टैटिक चार्जेस और उनसे निकलने वाली ताकत का अध्ययन। तो ठीक है, चलिए इन चार्जेस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इनकी कहानी ना बहुत सिंपल है। बस दो मेन प्लेयर्स हैं और उनके बीच या तो दोस्ती है या दुश्मनी, बस यही खेल है। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन सोचिए, साइंटिस्ट ने सालों साल न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिर में एक हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचे कि कुदरत में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, बस दो। और इन दोनों को बस नाम दे दिए गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। ये बस एक कन्वेंशन है, एक तरह की परंपरा। जैसे जब कांच की रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर जो चार्ज आता है उसे पॉजिटिव मान लिया गया, और प्लास्टिक रॉड पर जो आया उसे नेगेटिव। और यहीं से फिजिक्स का एक सबसे बेसिक नियम निकल कर आता है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे को धकेलते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागता है और नेगेटिव नेगेटिव से। लेकिन अगर चार्ज अलग अलग हो तो फिर वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बस ये खींचने और धकेलने का खेल ही पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुनियाद है। ओके, तो चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं, ये तो समझ आ गया। पर सवाल यह है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? इसका जवाब हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का फर्क समझने से मिलता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम कभी भी नया चार्ज नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। जब कोई चीज चार्ज होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले गए हैं, बस। कुल चार्ज हमेशा उतना का उतना ही रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से घूम पाते हैं, ये चीज की बनावट पर निर्भर करता है। कुछ चीजें होती हैं कंडक्टर्स, जैसे कि मेटल। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एकदम हाईवे की तरह हैं, जहां वो आजादी से घूम सकते हैं। और फिर होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। ये एक भयंकर ट्रैफिक जाम की तरह है, जहां इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। तो फिर एक सवाल दिमाग में आता है ना? हम सबने बचपन में प्लास्टिक के स्केल या कंघी को बालों में रगड़कर कागज के टुकड़े उठाए, वो चार्ज हो जाती है। तो फिर एक स्टील का चम्मच क्यों नहीं चार्ज होता? इसका जवाब छिपा है कंडक्टर्स में, क्योंकि चम्मच भी कंडक्टर है और हमारा शरीर भी। तो जैसे ही चम्मच पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आता है, वो फौरन चम्मच से होता हुआ हमारे शरीर में और हमारे शरीर से सीधा जमीन में चला जाता है। इसी को अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि चार्ज कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ पक्के नियम भी हैं जो इन पर हमेशा लागू होते हैं। चलिए चार्ज के इन 3 गोल्डन रूल्स को समझते हैं। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली, एडिटिविटी, मतलब चार्ज को आप बस नॉर्मल नंबरों की तरह जोड़ सकते हैं। दूसरी, कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि चार्ज न बनता है न खत्म होता है। और तीसरी, क्वांटाइजेशन, और ये वाली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वांटाइजेशन का मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि चार्ज आपको हर किसी मात्रा में नहीं मिल सकता। वो हमेशा एक बेसिक यूनिट, एक छोटे से पैकेट में आता है, जिसे हम ई कहते हैं। ये वही चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो कोई भी टोटल चार्ज Q हमेशा इस E का ही कोई मल्टीपल होगा। इसीलिए फॉर्मूला बनता है Q = NE। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दूर से एक लाइन को देख रहे हैं। वो आपको एक सीधी कंटिन्यूअस लकीर लगेगी, लेकिन जब आप जूम करके पास से देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी बिल्कुल यही हिसाब है। मैक्रो लेवल पर यह हमें लगातार लगता है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह हमेशा ई के छोटे छोटे पैकेट्स में ही होता है।
चलिए अब हम चार्ज के नियम जानते हैं, लेकिन जो फोर्स ये एक दूसरे पर लगाते हैं उसे हम नापें कैसे? यहीं पर एंट्री होती है कूलम्स लॉ की। ये हैं चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। साल था 1785 जब इस फ्रेंच फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही आसान लेकिन क्रांतिकारी तरीका खोज निकाला। एक ऐसा तरीका जिससे दो चार्जेस के बीच लगने वाले इस अनदेखे फोर्स को एकदम सटीक तरीके से नापा जा सकता था। और उन्होंने अपने इस लॉ को मैथ्स की खूबसूरत भाषा में इस एक इक्वेशन में समेट दिया, F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें ठीक ठीक बताता है कि दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स उनकी दूरी R के साथ कैसे बदलता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। और सबसे जरूरी बात यह है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है फोर्स बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप दूरी को डबल कर दें तो फोर्स आधा नहीं बल्कि 4 गुना कम हो जाएगा। तो आखिर ये फोर्स कितना ताकतवर है? चलिए इसकी तुलना ग्रेविटी से करते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। ये नंबर हमें बताता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज्यादा मजबूत है। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके सामने ग्रेविटी तो कुछ भी नहीं है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज्यादा ताकतवर है तो फिर ये पूरा यूनिवर्स एक साथ टिका हुआ कैसे है? क्यों नहीं हर चीज या तो एक दूसरे से चिपक जाती या फिर हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर बिखर जाती? इसका जवाब कुदरत के एक और गहरे संतुलन में छिपा है ना? सोचने वाले बात।